गरीब बहू का ढोल। सफेद साड़ी में लिपटी बुरी हालत में एक जवान औरत अपने हाथों में ढोल लिए गली गली ढोल बजा रही होती है और लोग उसे कुछ पैसे देकर जा रहे होते हैं। वाह, क्या ढोल बजाया है। इसे कहते हैं असली कला। पर अफसोस, जिस कला को स्टेज पर होना चाहिए वो रोड पर है। बेटा, तुम बहुत अच्छा ढोल बजाती हो, फिर इस तरह रोड पर क्यों? शुक्रिया अंकल जी। अच्छा, मैं चलती हूँ, सूरज डूब चुका है। वाणी कुछ पैसे लेकर अपने ढोल के साथ अपने घर की ओर निकल जाती है और एक टूटे फूटे घर में जाती है। वाणी एक बहुत गरीब औरत थी जो अपने घर में अपनी सास विमला के साथ रहा करती थी। विमला काफी बूढ़ी हो चुकी थी और काफी बीमार भी थी। अब जैसे ही वाणी घर पहुंचती है, वे देखती है कि उसकी सास जोर जोर से खांस रही है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? अच्छा हुआ जो मैं सही समय पर आ गई। आप रुको, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वाणी अब जल्दी से अपनी सास के लिए पानी लेकर आती है और अपनी सास को दवाई खिलाकर सुला देती है और खुद अपनी सास के पास बैठकर अपने आंसुओं को पोंछती है और अपने पुराने दिनों को याद करती है। अरे वीरेंद्र, आप फिर से आज मेरे लिए गजरा लेकर आ गए। माँ जी देखो ना, ये रोज मेरे लिए गजरा लेकर आते हैं। तो क्या हुआ बहू, अगर मेरा बेटा तेरे लिए रोज गजरे लेकर आता है, तुझ पर गजरा बहुत अच्छा लगता है। और एक ही तो मेरी बहू है, अगर वह भी 16 श्रृंगार करके नहीं रहेगी तो क्या इस बुढ़ापे में 16 श्रृंगार करेगी? सुन लिया माँ ने क्या कहा? और ये जो ढोल देख रही हो ना तुम, ये शादी पार्टी में उनकी खुशियों के लिए नहीं, अपनी बीवी की खुशी के लिए बजाता हूँ। क्योंकि मैं जितना अच्छा ढोल बजा लूंगा मुझे उतने पैसे मिलेंगे। और मेरा तो सपना है एक दिन स्टेज पर ढोल बजाने का, ताकि मैं फिल्मों में भी काम कर सकूं। आपकी मजाक करने की आदत तो आपकी कभी नहीं जाने वाली। इंसान के अंदर जिस चीज का हुनर होता है वो उसी चीज में जाता है। आप इतना अच्छा ढोल बजाते हैं, आप म्यूजिशियन क्यों नहीं बनते? क्यों फिल्मों में काम करना है? अरे मेरी भोली बीवी, मैं एक दिन बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनूंगा, तभी तो फिल्मों के लिए जो गाने गाए जाते हैं उसमें ढोल बजा पाऊंगा। कितनी भोली हो तुम। अब मैं क्यों फिल्मों में जाना चाहता हूँ? वाणी बहुत भोली थी। वे कभी भी किसी की भी बात जल्दी नहीं समझ पाती, जिस वजह से वीरेंद्र और उसकी सास उसका खूब मजाक बनाया करते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर एक दिन वीरेंद्र थका हारा घर आता है और काफी परेशान भी। वीरेंद्र को इतना परेशान देखकर वाणी वीरेंद्र से कहती है, वीरेंद्र जी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? वाणी, मैं जिस जगह काम करता था उन लोगों ने मुझे काम से निकाल दिया। पर क्यों? आप तो कितना अच्छा ढोल बजाते हैं, फिर वे ढोल वाले आपको क्यों निकाल रहे हैं? कुछ तो बात हुई होगी ना? मैं कुछ नहीं जानता वाणी, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या करूं। कहीं और काम भी नहीं मिल रहा। आज पूरा दिन मैं काम ढूंढने में लगा था। हर जगह वैकेंसी फुल है और जिस तरीके से ढोलकी की कमी हो रही है, लग रहा है कि हम ढोल वालों का तो करियर बर्बाद ही हो जाएगा। वीरेंद्र अकेला था अपने घर में कमाने वाला। अगर वीरेंद्र काम नहीं करता तो उनकी रोजी रोटी चल पानी भी मुश्किल थी। इसलिए खबर सुनकर वाणी भी काफी परेशान हो जाती है। पर वाणी और वीरेंद्र इस बारे में विमला को कुछ पता नहीं चलने देते और सारी परेशानी खुद ही झेलते हैं। समय यूं ही बीतता है, पर वीरेंद्र को कहीं काम नहीं मिलता। और एक दिन वाणी अपने पति वीरेंद्र से कहती है, सुनिए जी। वीरेंद्र वाणी को ढोल बजाना सिखाता है। बहुत जल्द वाणी वीरेंद्र की तरह ढोल बजाना सीख जाती है और एक दिन दोनों पति पत्नी ढोल बजाने के लिए गली गली जाते हैं और एक मंदिर के बाहर ढोल बजाते हैं। उन दोनों का ढोल वहाँ खड़े सभी लोगों को बहुत पसंद आता है और सभी तालियां बजाते हैं, साथ ही उन्हें कुछ पैसे भी देते हैं। शाम को जब वीरेंद्र वाणी के साथ घर आता है तो वाणी अपने पति से कहती है, देखा, इस ढोल की वजह से पहले ही दिन हमारी कितनी कमाई हुई है। मैंने आपसे कहा था ना, नौकरी के भरोसे मत रहो। देखो, अगर इसी तरह से हम काम करते रहे तो एक दिन हम अपना खुद का ढोल बिजनेस खोल लेंगे, फिर हम भी लोगों को अपने पास काम पर रख लेंगे। हाँ वाणी, वो दिन भी बहुत जल्द आएगा, पर मुझे माफ करना। मेरी वजह से तुम्हें मेरे साथ धूप में इस ढोल को लेकर घूमना पड़ता है। मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपके साथ कहीं भी जा सकती हूँ। अब वाणी और वीरेंद्र की जिंदगी में सब सही चल रहा था, पर कहते हैं ना, खुशियों को बहुत जल्द नजर लगती है। एक दिन वाणी वीरेंद्र के साथ ढोल बजाने के लिए बाहर जाती है और तभी एक दुर्घटना में वीरेंद्र की मौत हो जाती है।
वीरेंद्र की मौत होने के बाद विमला को सारा सच पता चलता है कि किस सिचुएशन से उसके बहू बेटे गुजर रहे थे, जिसके बाद विमला भी सदमे में चली जाती है। माँ जी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने आपको कुछ नहीं बताया और आप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, पर मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी और अपने पति के सपने को भी पूरा करूंगी। इतना बोलकर वानी भी सो जाती है और अगले दिन फिर से अपना ढोल लेकर ढोल बजाने के लिए निकल जाती है और एक जगह अकेली बैठकर ढोल बजा रही होती है। तभी सर पर पगड़ी और तन पर नए कपड़े पहना एक लड़का उसके पास आता है और हाँफते हुए उससे कहता है, मैडम आप बहुत अच्छा ढोल बजाती हैं, क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? मेरे घर वालों ने मुझे पैसे दिए थे फूल रखने के लिए, पर मैं ढोल वालों को बुलाने भूल गया। अब पूरा घर मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। आज मेरे भाई की शादी है, आपको सिर्फ 2 घंटे ढोल बजाना है। मैं आपको इसकी मुंह मांगी रकम दूंगा, प्लीज 2 घंटे ढोल बजा दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे हर तरह का ढोल बजाना आता है। भला इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वाणी कैसे छोड़ सकती है? जब से वीरेंद्र की मृत्यु हुई थी तब से वाणी के लिए घर चला पाना मुश्किल हो रहा था और ये पहली बार था जब वे खुद काम वाणी के पास चल कर आया था। इसलिए वाणी उस लड़के के साथ उसके घर आती है, जहाँ वह काफी देर तक ढोल बजाती है। उसके ढोल पर सबके कदम अपने आप थिरकने लगते हैं और सब काफी देर तक डांस करते हैं। उसी शादी में एक बहुत बड़ा आदमी होता है जो वाणी से कहता है, बहन तुम्हारी कितनी कम उम्र है, तुम्हारी सफेद साड़ी और ऐसी हालत देखकर साफ पता चलता है कि तुम गरीबी और लाचार हो, पर फिर भी भगवान ने तुम्हें एक इतना अच्छा टैलेंट दिया है, तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? साहब, गरीब लोगों के टैलेंट की कोई कदर नहीं होती और अपना टैलेंट दिखाने के लिए भी जेब में पैसा होना चाहिए और मेरे पास मेरे इस ढोल के अलावा कुछ नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दूंगा। इतना बोलकर वह आदमी वाणी को एक बड़े से म्यूजिशियन में ले जाता है और उसे वहाँ काम दिलवा देता है, जहाँ वाणी वहाँ आए सभी बच्चों को ढोल बजाना सिखाती है और इस तरह से वाणी एक टीचर बन जाती है जो लोगों को ढोल बजाने की क्लास दिया करती है। इस तरह से वाणी अपनी गरीबी दूर करती है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना पहला कदम उठाती है। निहारिका और आरुषि दोनों देवरानी जेठानी थी, दोनों में खूब बनती थी। ऐसे ही एक दिन आरुषि अपनी जेठानी निहारिका से कहती है, अरे भाभी, आप जब से देख रही हो काम में लगी हुई हो, अभी ये सब छोड़ो, जाकर आराम कर लो, बाकी के काम मैं खुद कर लूंगी। अरे तू अकेले क्यों करेगी, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं भी तेरे साथ लगी रहूंगी, बस थोड़ा सा और रह गया है, ये भी खत्म हो जाएगा। अरे भाभी, झाड़ू पोछा और बर्तन तो रह गया है ना, मैं कर लूंगी अकेले, आप जाकर आराम कर लो। आप सुबह से आराम नहीं कर पाई हो, जो भी काम था थोड़ा काम मेरे लिए भी तो छोड़ दो। अरे यार, बस थोड़ा सा काम और रह गया, हम दोनों मिलकर कर लेते हैं ना, जल्दी हो जाएगा, फिर हम दोनों साथ में बैठकर बातें करेंगे। ये भी सही है भाभी, आप गर्मा गर्म पकौड़े बना दो ताकि झाड़ू पोछा बर्तन ना मैं अकेली कर लेती हूँ। आपके हाथ के पकौड़े खाए हुए पता नहीं कितने दिन हो गए, बहुत मन कर रहा है पकौड़े के साथ गप्पे मारने का, बड़ा मजा आएगा। तू ना बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह है, वो भी ऐसे ही कहती थी, दीदी पकौड़े बना दो, दीदी पकौड़े बना दो, और तेरा भी यही है, भाभी पकौड़े बना दो, भाभी पकौड़े बना दो। चल ठीक है ना, मैं अभी पकौड़े बना कर देती हूँ, तू ना बाकी के काम कर ले, फिर उसके बाद आराम से बैठकर गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़े खाएंगे, बकवास करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बाद निहारिका की छोटी बहन निकिता निहारिका के ससुराल आती है। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। निकिता एक नंबर की बदतमीज लड़की थी, उसे बस अपना फायदा नजर आता था। ऐसे ही शाम को आरुषि का पति अर्जुन ऑफिस से घर आता है तो उसे देखकर निकिता कहती है, अरे अर्जुन, आ गए तुम? अरे निकिता, तुम बड़े दिनों बाद? हाँ, वो मैं ना दीदी से मिलने के लिए आई थी, काफी समय हो गया था उनसे मिले हुए, और मैंने सोचा इसी बहाने ना उनकी नई नवेली देवरानी से भी मिल लेती हूँ। तुमने तो अपनी शादी की पार्टी भी नहीं दी मुझे। अरे चिंता मत करो, पार्टी चाहिए ना तुम्हें, ठीक है, मैं तुम्हें किसी दिन अच्छी वाली पार्टी दूंगा। अपने दोस्तों के साथ में एक अच्छे से लॉन्च में चलेंगे, वहाँ जाकर मैं जो खाना पीना होगा बता देना। हाँ ठीक है, फिलहाल के लिए ना मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, मुझे भूख भी लग रही है, खाना वाना दे दो यार, और मैं कुछ खा पी के सो जाऊँ, थोड़ा सा आराम कर। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। निकिता बार बार अर्जुन के करीब जाने की कोशिश करती है। ऐसे ही एक दिन निकिता ऑफिस जाती है
और ऑफिस के बाहर अर्जुन को वेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब अर्जुन ऑफिस से बाहर आता है तो वो देखता है कि निकिता वहाँ खड़ी है और अर्जुन निकिता से कहता है, क्या बात है निकिता, तुम यहाँ पर? अरे तुम यहाँ? मैं तो यहाँ किसी काम से आई थी। और तुम्हारा ऑफिस भी यही है क्या? अच्छा हुआ हम दोनों मिल गए, अब साथ में घर चलते हैं। चल कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो बाइक पर। आज मैं तुम्हें थोड़ी बाइक राइड भी करवा लाता हूँ और पिज्जा भी खिला देता हूँ। हाँ वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है, मुझे पिज्जा खाना है यार। इस तरह से निकिता और अर्जुन दोनों साथ में बैठकर यहाँ वहाँ बाइक पे घूमने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अर्जुन निकिता को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ वो दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और पिज्जा वगैरह खाते हैं। दोनों घर में आने में काफी देरी हो जाती है। आरुषि को बार बार अर्जुन की चिंता सता रही थी कि आखिर अर्जुन इतना लेट क्यों हो गया। थोड़ी देर बाद जब अर्जुन और निकिता घर आते हैं तो आरुषि दोनों को साथ में देखकर उनसे कहती है, अरे अर्जुन, आज आप ऑफिस से इतना लेट आए? हमेशा तो 7 बजे घर आ जाते, आज रात के 10 बज गए। अरे वो क्या है ना कि मुझे निकिता को थोड़ा सा घुमाना फिराना था, इसलिए आने में थोड़ा लेट हो गया और बाहर ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था। अरे तो फोन करना भूल गए थे क्या? और जब मैं तुम्हें फोन कर रही थी तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे, ऐसा कौन करता है? अरे आरुषि इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अर्जुन किसी और के साथ थोड़ी था, मेरे ही तो साथ था। और वैसे भी अर्जुन ना तुम्हारे आने से पहले मुझे जानता है। आरुषि इसके आगे कुछ नहीं कहती और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। निकिता अर्जुन के साथ कुछ ज्यादा ही समय बिताने लगती है। ये देखकर आरुषि को बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, ये भाभी की बहन तो मेरी सौतन बनने के लिए इस घर में आई है। जब से ये आई तब से इसने मेरे पति के ऊपर न जाने कौन सा जादू कर दिया। मेरा पति अब सारा समय इसी को देता है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपना रिश्ता कैसे बचाऊं। ऐसे ही एक दिन आरुषि और निहारिका दोनों मार्केट गई थी। अर्जुन और निकिता दोनों घर पर अकेले थे। अर्जुन और निकिता दोनों हॉल में बैठे हुए थे। निकिता अर्जुन के लिए जूस लेकर आती है और मौका देखकर जूस में कुछ मिला देती है और अर्जुन को वो पिला देती है। जूस पीने के बाद अर्जुन बेहोश हो जाता है। निकिता अर्जुन को किसी तरह से खींचकर उसके कमरे में ले जाती है और उसे बेड पर लेटा कर खुद भी उसके साथ लेट जाती है और अपनी और अर्जुन की कुछ पिक्चर्स अपने फोन में क्लिक करती है। थोड़ी देर बाद जब निहारिका और आरुषि घर आती हैं, तो निकिता मौका देखकर रोने का नाटक करती है और निहारिका से कहती है, दीदी अच्छा हुआ आप आ गए। आज अर्जुन ने मेरे साथ वो किया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या हो गया है? ऐसा क्या कर दिया अर्जुन ने तेरे साथ? हाँ दीदी अर्जुन ने मेरी इज्जत को शर्मसार कर दिया है। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरी इज्जत लूट ली उसने। अब मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। अर्जुन इतना नीचे गिर सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। उसने मेरी बहन के साथ जो किया वो बिल्कुल सही नहीं किया और मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। लेकिन भाभी आप तो जानती हैं ना अपने देवर को, वो ऐसा नहीं कर सकती। मुझे लगता है निकिता को कोई गलत फहमी हुई है। एक लड़की अपनी इज्जत के लिए ऐसा झूठ तो कभी नहीं बोलेगी। मेरा विश्वास करो दीदी, अर्जुन ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। निहारिका को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत अर्जुन के खिलाफ पुलिस केस करवाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आती है और अर्जुन को पकड़ कर ले जाती है। बेचारी आरुषि बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। तभी उसका ध्यान एकदम से हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे के ऊपर जाता है। सीसीटीवी कैमरा में साफ साफ दिखाई देता है कि निकिता खुद अर्जुन के जूस में कुछ मिलाती है और अर्जुन को खींचकर उसके कमरे में ले जाती है। आरुषि ये सबूत पुलिस स्टेशन में दिखाती है, जिसके बाद निकिता का डीएनए टेस्ट होता है और टेस्ट में साबित हो जाता है कि अर्जुन ने निकिता के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया था, उसे फंसाया जा रहा था। तभी ये बात निहारिका को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहन को खींचकर थप्पड़ मारती है, जिसके बाद आरुषि और अर्जुन दोनों मिलकर निकिता के खिलाफ एफआईआर कराते हैं और उसे सलाखों के पीछे डलवा देते हैं।